नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके पास मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये कक्षा 10वीं का आदर्श प्रश्न पत्र है जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट रहेगा जो इस क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है तो वो आपने रीड करनी है। तो पहली इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आपके पास एमसीक्यू रहेंगे और 1 मार्क्स के रहेंगे। ये हर एक क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का रहेगा, तो 16 मार्क्स के ये रहेंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है आपके पास क्वेश्चन 17 से जो 25 है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन रहेंगे वो, और ये 2 मार्क्स का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 26 से 32 है वो लंबे क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का रहेगा हर एक क्वेश्चन। और 33 से 37 आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक 5 मार्क्स का रहेगा आपके पास। तो टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो शुरू करेंगे हम सेक्शन ए, जिसमें आपके पास एमसीक्यू रहेंगे और ये 16 मार्क्स के रहेंगे आपके पास। कितने चैप्टर में से कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, परंतु एमसीक्यू 16 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है आपके पास एचसीएफ ऑफ, जो एचसीएफ है आपके पास 17, 23 और 29। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है 17, 23 और 29 दोनों तीनों ही आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा सिवाय एक के। तो अभाज्य संख्या जो ऐसी है ये कि ये स्वयं से विभाजित हो रही है। 17 का गुणनखंड 1 गुणा 17 होगा, 23 का गुणनखंड 1 गुणा 23 होगा, 29 का गुणनखंड 1 गुणा 29 होगा। तो आपके पास जो अभाज्य संख्या है उनका कॉमन गुणनखंड 1 होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन गुणनखंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपके पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपने सीखा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं आपने ए और बी ले ली तो ये किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये रहेगा आपके पास एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ये द्विघात समीकरण दिया है आपके पास 4x² माइनस 4x-1। तो इसमें कितने शून्यक होंगे? तो शून्यक कितने होंगे? जितनी आपके पास क्या होगी? शून्यक कितने होंगे? जितनी आपके पास चर की घात होगी। चर की, बहुपद की घात लिख सकते हो आप इसको। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात होती है। जो चर की अधिकतम घात क्या होती है आपके पास? बहुपद की घात होती है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है चर की? चर यहाँ पे x है तो अधिकतम घात 2 है, तो इसमें 2 ही शून्यक होंगे। 3 घात होगी तो 3 शून्यक होगी, 4 घात होगी तो 4 शून्यक होंगे, 1 घात होगी तो 1 ही शून्यक होगा। अब चौथे क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ इवेंट, यानी कि सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योग कितना होता है आपके पास? 1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना को के घटित होने की संभावना और नहीं होने की संभावना का योगफल। नहीं होने की संभावना को हम ई बार से डिनोट करते हैं और इनका योग कितना होता है आपके पास? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल के लिए हम क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं, यानी कि विविक्त कर निकालते। 4ac होता है फॉर्मूला आपके पास। तो जब आपके पास डी 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac 0 होगा तो दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल तब होंगे जब आपके पास b² माइनस 4ac इक्वल टू किसके आता है? 0 के आता है। और
डी ग्रेटर देन जीरो होता है जब, मतलब जीरो से बड़ा होगा जब आपके पास, यानी कि धनात्मक होगा, तो आपके पास तब भी आपके पास दो वास्तविक मूल होंगे। और कैसे होंगे वो? भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे। और कैसे होंगे वो मूल? वास्तविक मूल होंगे। तो मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में भी बहुत अच्छे से कवर करवाया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्ले लिस्ट में जाकर हर एक चैप्टर का जो लेक्चर है उसको जरूर देखें। उसमें मैंने थ्योरी पोर्शन को कवर करवा रखा है जिसमें सारे एमसीक्यू कवर होंगे आपके पास। तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। हर एक चैप्टर में आपको अलग से थ्योरी मिलेगी, तो आपने उसको अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, -5 -1 3, अगला पद कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगला पद निकालने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे आप सार्व अंतर निकालोगे। तो सार्व अंतर कितना है यहाँ पे? सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना है? -5। और पहला पद कौन सा है यहाँ पे? तो पहला पद कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे पहला पद है आपके पास -1। तो ये हो गया -5। और दूसरा पद यहाँ पे, सॉरी, क्या है आपके पास? दूसरा पद यहाँ पे -1 है। दूसरा पद 1 है। और पहला पद आपके पास -5 है। तो कितना आएगा ये? -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 हो गया। तो कितना है आपके पास सार्वंतर? 4। तो अगले पद में यहाँ पे 4 जोड़ दो, 3 में 4 जोड़ दो तो कितना आता है आपके पास? 7। तो यहाँ पे अगला पद क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है ये? 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास एक समीकरण है, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अब 8वें क्वेश्चन पे आओ। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग किसके बराबर होता है? तो 8 का वर्ग 64 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। ऐड कर दो, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 289। तो 289 किसका वर्ग होता है आपके पास? ये होता है 17 का वर्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगला है 9th क्वेश्चन आपके पास, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो मैंने आपको जब वृत्त वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे अच्छे से करवाया था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, मान लो ये दो बिंदु है आपके पास, यहाँ पे कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको क्या बोलता है? छेदक रेखा। इसको क्या बोलेंगे आप? छेदक रेखा। और अगर ऐसा है आपके पास, एक बिंदु पे ऐसे टच कर रही है तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं, सिकेंट लाइन। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास? πr² h। तो यहाँ पे देखो कहाँ है πr² h? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अब आपके पास 11वां क्वेश्चन है, एपी का एनवा पद ज्ञात करना है आपने। तो आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है जो वो करेक्ट रहेगा। आगे मूव करेंगे हम। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट ए। तो आपने पढ़ रखा है जो कोसिकेंट ए होगा आपके पास वो साइन का उल्टा होता है। तो जो साइन की वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर दो तो ये आएगा आपके पास 4/3। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 4/3। आपको ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए पहले कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1/sin है।
तो साइन ए की वैल्यू जब 3/4 है तो इसको उल्टा कर दो, वो आ जाएगी कोसिकेंट ए की। अब अगला है आपके पास 13वां क्वेश्चन, सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग आपके पास समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांग सम तो तभी होंगे जब उनकी भुजाएं भी बराबर होगी। चलो कोण तो बराबर ही होते हैं, पर जब भुजाएं भी बराबर होगी तो सारे जो वर्ग है, मान लो ये एक वर्ग बनाया मैंने, एक वर्ग ये वाला बनाया, तो ये कैसे सारे देखने में एक जैसे लग रहे हैं सारे, परंतु ये सर्वांग सम नहीं है। ये सर्वांग सम तब होंगे आपके पास जब इनकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो सारे जो वर्ग होंगे वो कैसे होंगे? आपस में समरूप होंगे। अगला 14वां क्वेश्चन है आपके पास, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ खालिस्तान का कोण बनाती है। तो आपने सीख रखा है कि मान लो ये एक वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या के साथ ये कोण बनाएगी हमेशा ही समकोण बनाती है, यानी कि समकोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या होता है आपके पास? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट रहेगा आपके पास। 15वां क्वेश्चन देखो, दो गोलों का आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये क्या होगा इसका अनुपात? दो गोलों का आयतन का अनुपात, आयतन का मतलब होता है आपके पास, जैसे आयतन क्या होता है आपके पास? क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है आपके पास। जैसे 64:27, तो 64 का किसका क्यूब है? ये तो 4 का क्यूब है। और 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है, तो ये क्या आएगा? 4:3। ऐसे तो रहेगा ये 4:3, परंतु इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है आपके पास। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या रहेगा ऑप्शन आपके पास? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। बाकी आपने खुद ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपने किस तरह हल किया इसको। अब 16वां क्वेश्चन देखो, बहुपद 5y² - 14y + 8 में शून्यकों का योग। तो 5y² - 14y + 8 की तुलना करेंगे आप किससे? तुलना करो इसकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a² + by + c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 है, और b की वैल्यू कितनी है? -14, और c की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो आपने सीख रखा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यक दो होंगे जिनको नाम दिया अल्फा प्लस बीटा, तो किसके बराबर होता है? -b/a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये शून्यकों का योग है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -14, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 14/5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। तो आपने ये सारे 16 एमसीक्यू जो यहाँ पे दिए है, ये आपने नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बार बार अभ्यास जरूर करें आप। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो पूरा सिलेबस है 10th क्लास का, वो चैनल पे अपलोड है उसका वीडियो, और हर एक चैप्टर का थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया गया है, जो बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और उसमें सारे जो थ्योरी पोर्शन को है वो कवर किया गया, जिससे सारे एमसीक्यू आपके बनेंगे। तो वो आपने सारा अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए आप। तो सारे जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है, 16 नंबर का जो वेटेज होता है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप वो सारे क्वेश्चन सारे वहां से तैयार कर ले। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आप, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।